Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is solvent effect and choice of solvent. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि सॉल्वेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. समटाइम इट मेक्स योर स्पेक्ट्रा ब्लड एंड समटाइम इट मेक्स ब्लड स्पेक्ट्रा इनटू शार्प स्पेक्ट्रा. तो इस तरीके से सॉल्वेंट का रोल अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग तरह से होता है और साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस के लिए डिफरेंट टाइप से हमें देखने को मिलता है. तो वी हैव टू सेलेक्ट सॉल्वेंट वेरी केयरफुली कि आप किस कंपाउंड का स्पेक्ट्रा लेना चाहते हो, उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हो और उसका क्या रोल है सॉल्वेंट का, उसके लिए उसके कैसे इंटरेक्शन है, इसके हमें जानकारी होनी चाहिए. फर्स्ट हम देखते हैं कि सॉल्वेंट जो है इफेक्ट करता है ऑन फाइन स्पेक्ट्रम. जैसे कि हमने एसीटोन का स्पेक्ट्रम लिया, एक हमने नॉन पोलर में लिया, एक हमने पोलर में लिया, क्योंकि एसीटोन इटसेल्फ जो है वो एक तरह से नॉन पोलर कंपाउंड है. तो ये नॉन पोलर के साथ सॉल्वेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा एंड यू विल गेट शार्प पीक. लेकिन जो वाटर है वो पोलर है, वो कुछ ना कुछ एक इंटरेक्शन इसकी ऑक्सीजन से करेगा ही करेगा एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग शार्प पीक यू विल गेट ब्लड पीक लाइक दैट. तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि एसीटोन के केस में वी विल प्रिफर नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉट पोलर सॉल्वेंट. अब दूसरा हम देखते हैं इफेक्ट ऑन पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ पीक के ऊपर. इसका क्या इफेक्ट होता है सॉल्वेंट का. तो देखो नॉन पोलर कंपाउंड को अगर आप स्पेक्ट्रा ले रहे हो तो इसका अलग इफेक्ट है और पोलर कंपाउंड का ले रहे हो तो डिफरेंट इफेक्ट है. नॉन पोलर कंपाउंड्स में जैसे आपने इथाइलिन लिया, ब्यूटाडाइलिन लिया, बेंजीन लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए इस तरह से, तो इनमें क्योंकि यहाँ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, ये खुद नॉन पोलर है, इनके ऊपर बहुत ही कम इफेक्ट होता है, लगभग ना के बराबर होता है. तो हम चाहें तो जो इस तरह से बिल्कुल नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उनके नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, उनके ऊपर हम सॉल्वेंट के इफेक्ट को छोड़ सकते हैं. लेकिन जो पोलर कंपाउंड है उसमें हल्की सी भी पोलरिटी है, जैसे आपने एसीटोन में देखा था C डबल बॉन्ड O में हल्की सी पोलरिटी है. पोलर कंपाउंड्स में आप देखते हो 3 टाइप के स्पेक्ट्रम है, क्योंकि वहां डबल बॉन्ड भी है, हीट्रो एटम भी है. तो आप देखते हो N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस भी है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस भी है, N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस भी है. अब ध्यान दो N2 पाई स्टार में ये N नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, ये पाई स्टार ऑर्बिटल्स है. नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनकी एनर्जी का गैप इतना होता है डेल्टा E1. लेकिन जैसे ही आप पोलरिटी इंक्रीज कर देते हो सॉल्वेंट की, नॉन पोलर से आप पोलर सॉल्वेंट पे आ जाते हो, तो जो कंसर्न और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था उसकी ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं. तो अब ये देखो गैप, हालांकि स्टेबलाइज ये भी हुआ है, पाई स्टार भी हुआ है, लेकिन ये कम हुआ है, ये ज्यादा एक्सटेंड से हुए हैं. तो डेल्टा E2 इंक्रीज हो जाती है. इंक्रीज होने से यू फाइंड ब्लू शिफ्ट यानी कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट. और अगर हम उसी मॉलिक्यूल में, उसी फंक्शनल ग्रुप में पाई टू पाई स्टार की बात करें तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस जो है वो रेड शिफ्ट शो करते हैं. जैसे ये पाई ऑर्बिटल है और ये आपका पाई स्टार ऑर्बिटल है, तो नॉन पोलर में इनका गैप डेल्टा E1 ज्यादा है, जबकि पोलर सॉल्वेंट में इनका गैप क्या है, कम, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट जो है वो ज्यादा पोलर है. यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट पोलर है, इसमें जो नॉन एक्साइटेड स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट, वो ज्यादा पोलर थी. तो पोलर सॉल्वेंट्स जो है वो पोलर फॉर्म को ही क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं. तो क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्राउंड स्टेट में ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं और यहाँ पाई स्टार वाली ज्यादा पोलर है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाती है. तो इसका गैप अब कम हो गया, कम होने से ये टुवर्ड्स रेड शिफ्ट हम देखते हैं इसको, जबकि ये किस तरफ थी, ब्लू शिफ्ट थी, ये रेड शिफ्ट, इसमें मेथोक्रोमिक शिफ्ट होती है. अब अगर हम बात करें N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस, N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस जनरली हम देखते हैं फिनॉल में और एनिलीन में, दे आर हाईली सेंसिटिव फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है कि ये आपका कोई कार्बन के साथ बॉन्ड था ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का. अब आप इसमें N2 सिग्मा स्टार यानी कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये सिग्मा और ये सिग्मा स्टार, तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे. अगर ये इलेक्ट्रॉन यही है तो इसका गैप इतना है, लेकिन आपने इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दी तो अब इसकी पोजीशन यहाँ नहीं रहती और ये नीचे आ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नीचे आ जाते हैं, तो ये गैप क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है और यू नोटिस ब्लू शिफ्ट. तो इस तरीके से जो N2 पाई स्टार है और N2 सिग्मा स्टार है, यानी कि ये जो आपका सिंपल आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हो, इसमें ये आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं,
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जब नीचे आ गए, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए, तो क्या होगा, अब चाहे ये N2 पाई स्टार जाए, चाहे ये N2 कहा जाए सिग्मा स्टार जाए, तो आपको ब्लू शिफ्ट मिलेगी क्योंकि गैप इंक्रीज हो जाएगा। N नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपनी मीन पोजीशन से कहाँ आ गए, नीचे आ गए, इसलिए। और पाई टू पाई स्टार में क्या होगा कि ये पाई है, ये पाई स्टार है, पाई स्टार नीचे आ गया, तो ये तो वहीं की वहीं है, तो गैप क्या हो गया, कम, और आप शिफ्ट नोटिस करते हो रेड शिफ्ट। तो ये था कुछ सॉल्वेंट इफेक्ट। तो हम सॉल्वेंट इफेक्ट को 2 पॉइंट्स में कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी एक्साइटेशन से इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन हो रहे हैं उससे अगर ग्राउंड स्टेट पोलर है ज्यादा एक्साइटेड स्टेट के कंपैरिजन में, तो आप ब्लू शिफ्ट नोटिस करेंगे जैसे ही आप इंक्रीज इन पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट करते हैं। और अगर एक्साइटेड स्टेट पोलर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के बाद, ट्रांजिशन के बाद एक्साइटेड स्टेट जो बनी वो ज्यादा पोलर है, तो हम क्या देखते हैं, उस केस में रेड शिफ्ट मिलती है अगर आप सॉल्वेंट की पोलरिटी को इंक्रीज कर देते हो। These are the criteria or points which we have to keep in our mind before selecting any solvent for PMR UV visible spectroscopy। ध्यान दो, पहला ट्रांसपेरेंट इन लैम्डा रीजन अंडर एग्जामिनेशन। आप जिस कंपाउंड का एग्जामिनेशन कर रहे हो और उसकी हमें टेंटेटिव पता है कि इसने इस लैम्डा मैक्स पे एब्जॉर्ब करना है, तो सॉल्वेंट को उस रेंज में एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लेस पोलर सॉल्वेंट, उसमें भी अगर हमारे पास ऑप्शन है 4 सॉल्वेंट्स का, तो उस सॉल्वेंट को प्रेफर करेंगे जो लेस पोलर है, उससे हमें फाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। और 95% इथेनॉल जो है वो ग्रेटर देन 210 nm के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं करता। ये करता तो है, जैसे यहाँ लैम्डा इंक्रीज हो रही है तो ये 210 के नीचे नीचे करता है, जबकि ज्यादातर कंपाउंड जिनका स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं वो 210 के ऊपर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इथेनॉल को काम में ला सकते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल को काम में नहीं लाते जो 100% प्योर है या अल्ट्रा प्योर है, बिकॉज इसके प्यूरिफिकेशन के लिए हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर को डिस्टिलेट करते हैं। उसका जब डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें कुछ ट्रेसेस बेंजीन के आ जाते हैं और वो बेंजीन एब्जॉर्ब करती है अबाउट 280। तो जब वो खुद ही 280 के ऊपर एब्जॉर्ब कर रही है और वही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमारा स्पेक्ट्रम में हिंड्रेंस होती है और इंटरफेरेंस होती है। नेक्स्ट, हम जो ज्यादातर काम में लाते हैं नॉर्मल हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, मीथेनॉल, वाटर, ईथर, हम इनको काम में लाते हैं। और इनको हम अगर 210 से 240 के बीच में हमें स्पेक्ट्रा नोट करना है तो हम बेंजीन को, क्लोरोफॉर्म को और कार्बन टेट्राक्लोराइड को काम में नहीं लाते। तो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। इफ यू हैव एनी डाउट, कीप राइटिंग इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू।